सो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें सब लोगों ने लगभग आंसर सही किया है। बहुत कम लोगों के जो क्वेश्चन है वो गलत हुए हैं। पूछा गया है ऑन फूड पैकेजेस टू व्हाट डज द टर्म इनसॉल्युबल फाइबर्स रिफर्स। इनसॉल्युबल फाइबर का मतलब क्या होता है जो आपके फूड पैकेट्स पे लिखे हुए होते हैं, या नॉर्मली फाइबर्स लिखा हुआ होता है कि फाइबर कंटेनिंग है। और आप सब लोग जानते हैं कि फाइबर्स आपके हेल्थ के लिए, खास करके उनके लिए जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाती है। ये आपकी बॉडी को, आपके बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन का वो सरफेस जहाँ पे फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं, उन फूड पार्टिकल्स के एब्जॉर्वेशन साइट को आप माइक्रोविलाई के नाम से जानते हैं। ये वाला पूरा साइट है, सरफेस एरिया है जहाँ पे फूड पार्टिकल जो कि डाइजेस्ट हो चुके होते हैं, उन सभी का क्या होता है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। सो नॉर्मली इंटेस्टाइन में अगर लिपिड की या फैट की लेयर डिपॉजिट हो जाती है तो ये एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम, क्या मतलब प्रोसेस जो होती है एफिशिएंट नहीं रह जाती है, और उसकी वजह से डाइजेशन में क्या होता है प्रॉब्लम आते हैं। तो ये जो फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स इसी सरफेस एरिया का क्लीनिंग करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। दूसरा, आपकी बॉडी में जो हंगरनेस का मैसेज जाता है, उस हंगरनेस के मैसेज को भी क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं। तो अगर आप फाइबर कंटेनिंग फूड्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो आपकी बॉडी में आपको खाना खाने की तलब, मीन्स जो अर्ग होती है वो कम लगती है, एज वेल एज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक तरीके से क्या होता है, रिपेयर होना शुरू हो जाता है। अमूमन ये रिक्वेस्ट और सजेस्ट किया जाता है, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे न्यूट्रिशंस के पास, तो आपको बोला जाता है कि वीक में कम से कम आप 3 डेज ऐसे कंटेंट को इंटेक कीजिए या ऐसे फूड स्टफ्स को आप लीजिए जिनमें फाइबर्स की रिचनेस क्या हो, ज़्यादा हो, ताकि आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो सके, क्लीनिंग हो सके, उस पर्पज से। सो यहाँ पर आपको बताया गया है, आपको जब मैंने पढ़ाया था सेलुलोज के बारे में तो बताया गया था कि सेलुलोज एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो कि बेसिकली प्लांट के सेल वॉल में क्या होता है, पाया जाता है। मतलब ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, और इस स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है, राइट। तो मतलब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका वो जो पार्टिकल होगा एक तरीके से कैसा होगा, अनडाइजेस्ट फॉर्म में रहेगा, जिसको कि आप फाइबर के नाम से जानते हैं। तो ये सेलुलोज वो है जो कि फाइबर कंटेनिंग है, मतलब जो कि फाइबर होता है, और आपकी बॉडी के लिए वो क्या है, बहुत बेहतर है। मतलब आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या है, हेल्पफुल होता है। तो बाकी इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, स्टार्च आपकी बॉडी में डाइजेस्टेबल है, माइलोपेक्टिन वो सही का पार्ट है, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड्स इसका मतलब हो जाता है दैट इज प्रोटीन, प्रोटीन आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से सॉल्युबल हो जाते हैं। काइटिन आप फूड में लेते नहीं है, सो इस तरीके से उसका यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है। सो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो क्या है, दैट इज द सेलुलोज। ऐसा इसलिए क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में कोई एंजाइमेटिक सिस्टम नहीं है जो कि इसको डाइजेस्ट कर सकता है। सवाल अगर आपको यहाँ पे मैं पूछ दूं कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले और कौन से एनिमल्स हैं, किनकी बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट हो सकता है, और डाइजेशन की प्रोसेस करने के लिए किस तरीके का एसोसिएशन चाहिए होता है, तो आपको क्लास में पढ़ाया भी गया और आपको जो पीडीएफ दिया गया उसमें भी आपको बताया गया कि कुछ ऐसे एनिमल। कैटल हाँ जी, कैटल एग्जैक्टली एम्बार्क टर्टल्स हैं जो कि जिनकी बॉडी में सिम्बियोटिक एसोसिएशंस के फॉर्म में कुछ माइक्रोब्स होते हैं, और उन माइक्रोब्स के पास सेलुलोज एंजाइम को सिक्रेट करने की एबिलिटी होती है, और उसके सिक्रेशन से ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो मतलब उन माइक्रोब्स का और उन एनिमल की बॉडी में दोनों का क्या है, आपका पॉजिटिवली पॉजिटिवली एसोसिएशन होता है। इसका मतलब क्या कि वो जो एनिमल होगा वो ही बेनिफिटेड होगा, और ये जो आपका माइक्रोब्स होगा ये भी क्या होगा, बेनिफिटेड होगा। तो ऐसे एसोसिएशन को बेसिकली आप सिम्बियोसिस के नाम से या सिम्बियोटिक एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि अदर जो एनिमल्स होते हैं जो कि प्राइमरली प्लांट बेस्ड मटेरियल पे, वो भी रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट है अपने फूड को लेने के लिए, उनकी बॉडी में सिस्टम पाया जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों से पूछा गया हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर नीडेड टू कंप्लीटली हाइड्रोलाइज अ पॉलीमर दैट इज 11 मोनोमर लॉन्ग। 11 मोनोमर से मिलकर के बना हुआ जो आपका पॉलीपेप्टाइड है या पॉलीमर है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, हाइड्रोलाइज करने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, ये आप स्टेटमेंट आपसे यहाँ से पूछा गया था। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सो जैसा कि आपको अच्छी तरीके से पता है, पॉलीमर को मीन्स मोनोमर से पॉलीमर बनाने के लिए डिहाइड्रेशन का रिएक्शन होता है। मतलब वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, निकलते हैं। लेकिन जब पॉलीमर को क्या किया जाए, हाइड्रोलाइज किया जाए, मीन्स मोनोमर में कन्वर्ट किया जाए, तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लगते हैं। इस वाले रिएक्शंस को आप बोलते हैं डिहाइड्रेशन काइंड ऑफ रिएक्शन, और इस वाले को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर में डुबो डुबे के मारना, और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल की कमी हो जाना।
सो कंसेप्ट क्या है कि मोनोसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड या मोनोमर से पॉलीमर का जब सिंथेसिस होगा तो वहां पे कंडेंसेशन होता है, मींस बॉन्ड बनते हैं, और एट दैट टाइम वन वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज। वाइल इन द केस ऑफ हाइड्रोलिसिस दैट मींस पॉलीसेकेराइड से जब मोनोसेकेराइड का या पॉलीमर से मोनोमर का सिंथेसिस होगा तो उस केस में बॉन्ड ब्रेकआउट होंगे और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लगेगा। सो जितने आपके नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उतने आपका क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा। सो n इज इक्वल टू H2O। तो बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब यहाँ पे 10 H2O मॉलिक्यूल क्या होगा, लगने वाला है, राइट। और इसको बताने के लिए भी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जो भी आपके पेप्टाइड बॉन्ड होंगे या फिर आप जो भी अगर कोई कार्बोहाइड्रेट होगा तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, कोई न्यूक्लियोटाइड होगा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, कोई पेप्टाइड होगा मतलब प्रोटीन होगी तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो जो भी आपके मोनोमर की यूनिट होगी उनसे एक कम क्या होगा, आपके बॉन्ड होंगे। सो नंबर ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू n-1। यहाँ पे n क्या है, मोनोमर यूनिट। तो यहाँ पे मोनोमर यूनिट कितने हैं आपके, 11 है। तो 11 हो जाएगी n की वैल्यू, और 1 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी इसको पूरी तरीके से कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करने के लिए। कितने लोगों का आंसर सही है इस वाले सवाल का? सर मेरा सही है। मेरा सही है। चलिए ओके। मेरा भी सही है सर। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है, और जिनका सही नहीं था वो अपनी गलती को देख लें कि कहाँ उन्होंने गलती किया। और जो लोग पहली ही बारी देख रहे हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट भी है कि आप समझ जाइए कि ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व आउट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज। राइट, सेलुलोज एक क्या है आपका, दैट इज स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, और स्टार्च क्या है आपका, कि स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, राइट। ये भी आपका ग्लूकोज से मिलकर के बनता है और ये भी आपका ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पे अगर लिंकेज देखेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, दैट इज α1N4। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कैसा होगा, दैट इज β1N4। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, राइट। सो पूछ रहा है कि इन दोनों में से क्या स्टेटमेंट दोनों के लिए सही है। दे आर बोथ पॉलीमर ऑफ अ ग्लूकोज, दे आर जियोमेट्रिक आइसोमर ऑफ ईच अदर, दे कैन बोथ बी डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन बींग्स। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं किया जाएगा, तो ये ऑप्शन तो पूरी तरीके से गलत हो गया। जियोमेट्रिक आइसोमर का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनके स्पेशियल अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो। तो स्टार्च और सेलुलोज के स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों अलग अलग दिखाई देगा। आपको देखेगा कि हाँ एक आपका सिर्फ क्या है, लीनियर है, जबकि एक क्या आपका ब्रांच मीन्स पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर टाइप का होता है, ब्रांचिंग होती है। तो ये जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म वाला ही कॉन्सेप्ट क्या होगा, गलत हो जाएगा। दे आर बोथ यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज इन द प्लांट, नहीं, आपको बताया गया कि स्टार्च तो स्टोरेज है लेकिन सेलुलोज कैसा है, स्ट्रक्चरल है, मतलब सेल वॉल के कंपोनेंट का पार्टिसिपेट करता है। दे आर द बोथ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, नहीं, ये तो है लेकिन ये नहीं है। तो ये दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही है। ये दोनों दोनों ही पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल के लिए जो मोनोमरिक यूनिट है वो क्या है, आपकी ग्लूकोज है। हालांकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, लिंकेज अलग अलग होंगे, कन्फर्मेशन अलग अलग होगा, लेकिन दोनों मिलके किससे बने हुए हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या है, सही है। अगला सवाल पूछा गया, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो सेलुलोज के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है कि ये एक पॉलीसेकेराइड है और स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। तो स्ट्रक्चरल अगर होगा तो यहाँ पे बीटा लिंकेज होगा, राइट। सो यहाँ पे आप देखिए इट इज, और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या है, मिलकर के बना होता है, मतलब ग्लूकोज का क्या है, पॉलीमर है। इट इज अ पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल, नहीं, सुक्रोज एक क्या है, डाइसेकेराइड है, जबकि मिलके बना किससे है, मोनोसेकेराइड और वो ग्लूकोज से। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इट इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड फॉर एनर्जी इन द प्लांट सेल, क्या ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। तो स्टेटमेंट आपको दिया गया कि स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। इट इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड फॉर एनर्जी इन एनिमल, एनिमल्स के केस में क्या होता है, दैट इज द ग्लाइकोजन, ना कि ये। तो ये स्टोरेज तो है ही नहीं, आपको ये याद रखना है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट इज अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, यस। सेलुलोज जो है वो प्लांट सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि प्लांट का जो सेल वॉल है सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, इसके लिए सही है। इट इज अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या एनिमल की बात नहीं है, किसी भी टाइप का मेम्ब्रेन होगा, चाहे वो प्लांट का, चाहे वो एनिमल का या बैक्टीरिया का, या इवन जो सेल ऑर्गेनल्स के भी मेम्ब्रेन होते हैं, उन मेम्ब्रेन्स का कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, वही होगा, दैट इज द लिपिड एंड प्रोटीन से ही मिलकर के बने होंगे। सो मेम्ब्रेन का जब कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे ये सेलुलोज या काइटिन इन सब का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो ये 5 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी
इस क्वेश्चन के लिए क्या है सही आंसर है, बाकी गलत क्यों है ये आपको यहाँ पे बता दिया गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ह्यूमन कैन डाइजेस्ट स्टार्च बट नॉट सेलुलोज। वही स्टेटमेंट दे दिया गया और सवाल के रूप में जो कि आपको पढ़ाया गया था क्लास में कि ह्यूमन बीइंग्स के पास स्टार्च को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी तो है लेकिन सेलुलोज को नहीं है। तो सेलुलोज में आपके पास लिंकेज कैसा होगा बीटा कॉन्फ़िगरेशन में, स्टार्च में कैसा होगा अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे भी ग्लूकोज होगा, यहाँ पे भी क्या होगा ग्लूकोज होगा, दोनों की मोनोमर यूनिट क्या है आपके सेम है। तो ऐसा क्यों है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकता है लेकिन सेल्यूलोज को नहीं। तो आपको बताया जा चुका है कि हमारी बॉडी में कोई ऐसा एंजाइम नहीं होता है जो आपके सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकता हो, उस कॉन्फ़िगरेशन में जो पाए जा रहे हो उनको डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम हो। आप खोजिए ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, द मोनोमर ऑफ स्टार्च इज ग्लूकोज वाइल द मोनोमर ऑफ ग्लूकोज इज सेलुलोज गैलेक्टोज। ऐसा नहीं है, ये गलत है, दोनों के लिए ग्लूकोज होता है। Human have an enzyme that can hydrolyze beta glycosidic linkage of starch but not alpha glycosidic linkage cellulose। ये स्टेटमेंट ही गलत है। स्टार्च में कैसा होगा अल्फा होगा और सेलुलोज में कैसा होगा बीटा होगा, उल्टा करके आपको दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा गलत हो जाएगा। Humans have enzyme that can hydrolyze alpha glycosidic linkage of starch बट नॉट द बीटा ग्लाइकोसाइड लिंकेज ऑफ अ सेलुलोज। तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक है, बीटा लिंकेज आपका सेलुलोज में होता है, अल्फा लिंकेज आपका स्टार्च में होता है। इसको हाइड्राइज करने के लिए हमारे पास एंजाइम पाए जाते हैं जबकि इसको करने के लिए नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या है सही है। ह्यूमन्स हार्बल स्टार्च डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इन द डाइजेस्टिव ट्रैक, ये स्टेटमेंट गलत है। दैट मीन्स द मोनोमर ऑफ स्टार्च इज ग्लूकोज वाइल द मोनोमर ऑफ सेलुलोज इज माल्टोज। ये भी स्टेटमेंट क्या होगा गलत होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए क्या है सही है, और जितने लोगों ने भी लगाया है तो उनका वो ऑप्शन आपका सही होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी में अमीनो एसिड्स हैं, मतलब वो प्रोटीन या उसके डेरिवेटिव्स हैं। कौन है जो कि प्रोटीन नहीं है? तो आप देखिए इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो कि प्रोटीन नेचर का होता है, एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं, एंटीबॉडी भी ग्लाइकोप्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। अकेला सिर्फ यही है जो कि क्या है लिपिड है, क्या है लिपिड है। तो ये चार आपके जो मॉलिक्यूल यहाँ पे दिए गए वो सब के सब प्रोटीन या प्रोटीन डेरिवेटिव्स कंपाउंड हैं। और जहाँ कहीं पे भी प्रोटीन होगा आपको अच्छे तरीके से पता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो कौन है, दैट इज अमीनो एसिड्स। सो इससे मिलकर के बना होगा। तो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ प्रोटीन और प्रोटीन डेरिवेटिव मॉलिक्यूल, इट इज अ लिपिड मॉलिक्यूल। सो दैट इज वाई इट डजंट कंटेन अमीनो एसिड्स। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने दैट इज बॉन्डिंग ऑफ टू अमीनो एसिड मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल रिक्वायर। दो अमीनो एसिड्स का जुड़ना और एक लार्ज मॉलिक्यूल्स का बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? तो आपको बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट दिया गया था कि जब दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और पेप्टाइड में जब बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे निकलेंगे। तो क्या होगा द रिलीज ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, द रिलीज ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, द एडिशन ऑफ अ नाइट्रोजन एटम, द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बोथ बी एंड सी। ये दोनों ऑप्शंस तो आपको मतलब ऐसे ही दे दिया गया था आउट ऑफ रेंज में, इनका तो कोई लिंक ही नहीं है। कंफ्यूजन आपको सिर्फ यहाँ और यहाँ होनी चाहिए थी, मतलब ए और डी में। सो आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये एक पॉलीमर या लार्ज कंपाउंड के बनाने की प्रोसेस है। उसमें हमेशा क्या होगा डीहाइड्रेशन काइंड ऑफ रिएक्शंस होंगे, तो H2O मॉलिक्यूल क्या होगा निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या होगा सही हो जाएगा। कितने लोगों का ये सवाल सही था? मेरा सही क्वेश्चन। सर मेरा भी ठीक है ये। चलिए ओके। There are 20 different amino acids. What make one amino acid different from another? आपको जो पढ़ाया था तो बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि ये जो NH2 ग्रुप है अल्फा कार्बन है और ये कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है और इसके बाद यहाँ पे जो H एटम है और ये R ग्रुप है। सभी अमीनो एसिड्स में ये तीन जो पार्ट है वो सब क्या होते हैं सेम होते हैं, सिर्फ यही R जो ग्रुप होता है यही अलग अलग अमीनो एसिड्स में क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। और इन्हीं R ग्रुप के नेचर के बेसिस पे ही 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। सो यही R वो ग्रुप है जो कि एक अमीनो एसिड्स को दूसरे अमीनो एसिड से क्या करता है डिफरेंट बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू तो नहीं, ये गलत है। डिफरेंट अमीनो ग्रुप ये भी गलत है। डिफरेंट आर मींस साइड चेन ग्रुप अटैच टू द अल्फा कार्बन एटम, यस अल्फा कार्बन एटम से लगा हुआ जो आर ग्रुप होता है यही डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से सभी अमीनो एसिड्स एक दूसरे से क्या होते हैं अलग होते हैं। आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया गया, दे दिया गया कि कैसे आप देखेंगे कि आर ग्रुप का क्या है। आर ग्रुप के बेसिस पे अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन भी किया कराया गया, ये भी आपको अच्छे तरीके से पता है। तो होपफुली कि ये सवाल सब लोगों ने ठीक ही किया होगा।
Upon chemical analysis, a particular polypeptide was found to contain 100 amino acids. How many peptide bonds are present in this protein? बहुत ही सिंपल सा सवाल था। इसके लिए फॉर्मूला आपको n-1 का लगा देना था। आपको n की वैल्यू कितनी है? 100। किसी का माइक ऑन हो गया है क्या? अच्छा, कोई नहीं, इट्स अ फाइन। सो यहाँ पे आपको n-1 का फॉर्मूला लगा देना था, जहाँ पे दैट इज हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू 100-1 इज इक्वल टू 99। सो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या है? सही है। कितने लोगों का सवाल ये ठीक हुआ? मेरा सही था। सही था। चलिए, ओके। सो मतलब जो लॉजिकल टाइप, मेरा भी सर। मतलब ये वाले टाइप की प्रॉब्लम आप लोगों को ठीक से समझ में आ गई है कि कैसे आप उसको बॉन्ड निकाल पाएंगे, या नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकाल पाएंगे, या फिर मॉलिक्यूलर वेट भी ठीक तरीके से निकाल सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स ईच कंपोज्ड ऑफ 12 अमीनो एसिड्स could be synthesized using the 20 common amino acids? ऐसे टाइप के सवाल के लिए आपको एक फार्मूला बताता हूँ। क्लास के टाइम पे शायद मेरे ख्याल से मिस हो गया, मैंने आपको बताया नहीं कि जब कभी भी आपको नंबर ऑफ अमीनो एसिड दे दिया जाए और ये बताया जाए कि हाँ मतलब क्या है, तो उस पर आपको क्या ध्यान में रखना है। मतलब कि जो ये डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं ये एक्सपोनेंट में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे अगर आपको 4 दे दिया जाता है तो ये 4 हो जाते हैं। आपको पता है कि 20 कॉमन आपके स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं, तो वो क्या रहेगा? बेस में रहता है। मतलब आप इसको रख सकते हैं, दैट इज क्या, ये 20 के पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। और n जो होगा वो क्या होगा? दैट इज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। किसका? उस प्रोटीन को पर्टिकुलरली बनाने के लिए। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई एक पॉलीपेप्टाइड है ए है जिसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने, दैट इज 25 है, तो कितना पॉसिबिलिटी बनेगा उस अमीनो एसिड से बनाने के लिए कितने टाइप की पेप्टाइड। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे हालांकि मेंशन भी करके आपको दे रखा है कि कुड बी सिंथेसाइज यूजिंग 20 डिफरेंट कॉमन अमीनो एसिड्स। अगर आपको ये नहीं भी दिया होगा तो भी अपने दिमाग पे आप ये रखिएगा कि प्रोटीन को सिंथेसाइज कराने के लिए 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स ही रहते हैं। तो आपके बेस में हमेशा क्या रहेगा? 20 रहेगा, और एक्सपोनेंट में वो वाला फैक्टर आएगा जिससे कि मिलकर के अमीनो एसिड बने हुए हैं। तो मतलब अगर 6 अमीनो एसिड होगा तो 20 की पावर 6 हो जाएगा, 25 है तो 20 की पावर 25 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स विल बी एट द पावर मीन्स एक्सपोनेंट की फॉर्म में रहेंगे, जबकि जो 20 का नंबर है वो हमेशा क्या होगा? आपका बेस की फॉर्म में रहेगा। सेम वैसे ही जैसे आपको न्यूक्लियोटाइड में मतलब डीएनए के केस में निकालने के लिए बताया जाता है कि 4 जो होते हैं आपके बेसिस के नंबर होते हैं, दैट इज ATGC। ये 4 हमेशा क्या होता है? बेस की फॉर्म में रहता है। और जितने डिफरेंट टाइप्स के आपके होंगे उनका पावर क्या हो जाएगा? n हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा। सो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई क्या है? सही है। मतलब अगर कोई प्रोटीन जो कि मतलब मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड है जो कि 12 अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है और 20 डिफरेंट अमीनो एसिड जो है यूज हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे कितने डिफरेंट टाइप्स के पॉलीपेप्टाइड बनाए जा सकते हैं उनकी पॉसिबिलिटी ये है, प्रोबेबिलिटी। दैट इज 20 की पावर 12 मीन्स इसका मल्टीप्लाई आप कीजिए, इतना लार्ज नंबर ऑफ फिगर आएगा कि कैलकुलेशन में भी दिक्कत होगी। तो इतना डिफरेंट टाइप्स का प्रोटीन या पेप्टाइड बन सकता है। तो इस टाइप के सवाल के लिए आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि नंबर ऑफ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आपके जो होंगे वो बेस के फॉर्म में होंगे, जितने डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से मिलकर बना होगा वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में होगा। सो उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई क्या होगा? सही हो जाएगा। आई थिंक ये क्लास के जब मैं पढ़ा रहा था तो शायद मैंने डिस्कस ये नहीं किया था, इसलिए अगर ये सवाल आपके गलत भी होंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल नहीं है कि चलो ठीक है पढ़ा ही नहीं था। विच बॉन्ड्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको बताया गया था कि सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, और अमीनो एसिड्स का लीनियर क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही है, बाकी की तरफ आपको देखने की जरूरत ही नहीं था। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होंगे? सही हो जाएंगे। वॉट मेंटेन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन? ये भी बहुत सिंपल भाषा में समझाया गया कि पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के प्रोटीन को क्या करता है? मेंटेन करने में प्रॉपर रोल इन्वॉल्व करता है। चाहे वो अल्फा हेलिक्स हो चाहे वो बीटा ब्लीडेड सीड्स हो, इन दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो इंक्लूडिंग पेप्टाइड बॉन्ड जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही था, अब हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होगा?
क्रूशियल रोल में आ जाता है उस स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शंस क्या है आपके, गलत हैं। विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन स्टेबलाइज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीड्स? फिर से बहुत सिंपल सा सवाल था। यहाँ पे भी क्या होगा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे। ये सभी तो पाए ही नहीं जाते, ये टर्सरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड जो कि आपको प्राइमरी में ही देखने को मिल गया। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड ये दोनों ही आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन के क्या है, एग्जाम्पल हैं। और इन दोनों को इन्वॉल्व मतलब स्टैब्लिश करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता है, रोल होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हाइड्रोजन बॉन्ड का ही ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। So option number question number 14 है, the alpha helix and beta pleated seeds are both common polypeptide form found in which level of structure? तो जैसा कि ऊपर ही आपको बता दिया कि अल्फा और बीटा ये दोनों किसके हैं, सेकेंडरी के हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। सो ये 3 क्वेश्चंस लगातार आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से ही दिए गए और होपफुली कि इन तीनों के बेसिस पे सेकेंडरी प्रोटीन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज दैट, इसके बारे में आपको बताया था कि ये फंक्शनल स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब प्रोटीन अपनी फंक्शनल स्टेट में क्या होती है, परफॉर्म हो मतलब आ जाती है। मतलब कोई भी प्रोटीन जो जिसका जो फॉर्म है वो जो जो भी फंक्शन है वो फंक्शन तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो टर्सरी स्ट्रक्चर्स को अटेन नहीं कर लेता है। मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर ही उसका फंक्शनल स्टेट माना जाता है। और किसी भी कारण से अगर वो टर्सरी स्ट्रक्चर्स का जो स्ट्रक्चर है अगर वो डिग्रेड हो जाता है तो ये प्रोटीन इन फंक्शनल मतलब नॉन फंक्शनल हो जाएगी या इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। तो प्रोटीन्स को फंक्शनल स्टेट में बने रहने के लिए या फंक्शनल स्टेट में आने के लिए टर्सरी स्ट्रक्चर्स को अटेन करना ज़रूरी है। और ड्यू टू एनी फैक्टर अगर किसी भी कारण से टर्सरी स्ट्रक्चर्स का जो बॉन्ड है अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है, दैट मीन्स अगर प्रोटीन अपने टर्सरी स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, लॉस कर देता है, तो उस टाइम पे वो प्रोटीन फंक्शनल नहीं रह जाएगी, भले ही उसका सेकेंडरी या प्राइमरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर मेंटेन हो तो क्या। तो प्राइमरी और सेकेंडरी उसके फंक्शनल स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो जब कभी भी प्रोटीन के डीनेचुरेशन की बात की जाती है कि प्रोटीन आपका डी नेचर हो गया, तो वहां पर आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि उसका 3 डायमेंशनल या टर्सरी स्ट्रक्चर्स क्या हो गया, लॉस हो गया है ड्यू टू द सम फैक्टर, मे बी टेम्परेचर, मे बी पीएच, मे बी आयनिक स्ट्रेंथ, मे बी हीट एटसेट्रा। कोई भी कारण हो सकता है जिससे कि उस प्रोटीन का टर्सरी जो स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया, लॉस हो गया। और इसलिए वो प्रोटीन क्या हो गई, आपकी डीनेचर्ड हो गई। सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर पर कोई भी इंपैक्ट उसके नहीं पड़ेगा। तो टर्सरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या, द बॉन्डिंग टुगेदर ऑफ अ सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन बाय अ वीक बॉन्ड, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको ट्रांजिस्टर के बारे में अच्छे तरीके से पता है कि जब प्रोटीन्स का बहुत प्रॉपरली क्या हो जाए, फोल्डिंग हो जाए और यहाँ पे ढेर सारे बॉन्ड क्या हो, इन्वॉल्व हो जाए साइड साइड चेन से, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो, हाइड्रोफिलिक बॉन्ड हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, सॉल्ट ब्रिज हो, इस तरीके का इंटरेक्शन जब स्टैब्लिश हो जाता है तो वहाँ पे टर्सरी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। ऑर्डर इन विच अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड इन पॉलीपेप्टाइड, ये तो प्राइमरी की बात कर रहा है तो ये तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। यूनिक 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द फुल्ली फोल्डेड प्रोटीन, पूरी तरीके से फोल्ड की हुई प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को ही आप टर्सरी स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं। यूनिक से मतलब यहाँ पे ये है कि ईच एंड एवरी काइंड ऑफ अ प्रोटीन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, दैट इज व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच वन। सो जितने भी प्रोटीन होंगे सबके अलग अलग यूनिक क्या होंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होंगे। और उनके 3 डायमेंशंस का मतलब दैट इज कि प्रॉपर तरीके से प्रोटीन की फोल्डिंग होगी। प्रोटीन अगर किसी भी तरीके से प्रॉपरली फोल्ड नहीं हुआ है, इसका मतलब उसके प्रोटीन की फोल्डिंग में प्रॉब्लम है, तो वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को क्या करेगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा। राइट। सवाल यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि प्रोटीन को फोल्ड करने के लिए कौन से मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोटीन फोल्डिंग के लिए चैपेरॉन एक मॉलिक्यूल है, ये आता है जो कि प्रोटीन को फोल्ड करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जब प्रोटीन्स आपकी साइटोप्लाज्म में बनती है, मान लीजिए कि अगर आपका ये पूरा सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। आपका जो भी एमआरएनए होगा उसी एमआरएनए से क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोटीन्स बनेगा। और ये प्रोटीन जो बनते हैं साइटोप्लाज्म में, तो ये बनने के बाद कहाँ जाएंगे, ईआर की बॉडी में। राइट। यहाँ पे ढेर सारे क्या होते हैं, केमिकल मॉडिफिकेशन होते हैं, प्रोटीन की फोल्डिंग की जाती है, प्रोटीन का क्लीवेज किया जाता है, प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाए जाते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ये सब कुछ होने के बाद फिर कहाँ पे आता है, गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी में वो सारे काम होते हैं जो कि ईआर में नहीं हो पाते। मतलब अब प्रोटीन को और ज़्यादा डिफाइन किया जाता है। तो प्रोटीन फोल्डिंग का जो काम है यही ईआर में होता है। और इसी ईआर में क्या पाया जाता है, चैपेरॉन मॉलिक्यूल।
जो कि प्रोटीन को, जो कि ऐसे लीनियर फॉर्म में बनी हुई है, उस लीनियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स को फोल्ड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल्स की बॉडी में ये चैपेरॉन, जो एक चैपेरॉन क्या है, प्रोटीन है, इस प्रोटीन के जीन में कोई अगर म्यूटेशन हो जाता है तो उस पर्सन की बॉडी में प्रोटीन का फोल्डिंग प्रॉपरली नहीं होता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो कई सारे डिजीज से सफर करना शुरू कर देता है। जैसे अगर आपने पार्किंसन डिजीज का नाम सुना होगा, हटिंगसन डिजीज का नाम सुना होगा, तो ये सब आपके प्रोटीन के मिस फोल्डिंग की वजह से होने वाले डिजीज होते हैं जो कि बॉडी में जनरेट हो जाते हैं। तो अगर प्रोटीन का प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हुआ तो प्रोटीन फंक्शनल स्टेट में नहीं आएगी, और किसी भी प्रोटीन का जो काम है अगर आपकी बॉडी में परफॉर्म नहीं होगा, मीन्स अगर वो नहीं चलेगा, तो आपकी बॉडी उस एक्टिविटी से सफर करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हीमोग्लोबिन एक क्या है, प्रोटीन है, इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। अब अगर किसी भी कारण से हीमोग्लोबिन के जो चारों पेप्टाइड्स होते हैं, मतलब अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, ये चार आपके क्या पेप्टाइड है, इन चारों क्या होता है, प्रॉपरली फोल्डिंग होती है, राइट। अगर ये प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हुआ यहाँ पे जाकर के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चैपेरॉन मॉलिक्यूल काम नहीं किया ठीक तरीके से, इसका मतलब कि हीमोग्लोबिन अपना फंक्शनल जो स्टेट है उसको अटेंड नहीं कर पाएगा। अगर ये अपना फंक्शनल स्टेट अटेंड नहीं किया तो इसका मतलब क्या प्रॉब्लम आएगी कि उस इंडिविजुअल्स की बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन सफ़र करना शुरू कर देगा। और अगर ऑक्सीजन ही ठीक तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो या तो उससे सफोकेशन होना शुरू हो जाएगा, या फिर ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होगी, या फिर हार्ट क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, ये सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। सो बेसिकली टर्सरी स्ट्रक्चर्स क्या है ये आपने यहाँ पे देख लिया। प्रोटीन की फोल्डिंग प्रॉपर हो, प्रॉपर स्टेट को अटेंड करे, वो भी 3 डायमेंशन में, जो कि उसके लिए फंक्शनल हो, उस स्टेट को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द टर्सरी स्ट्रक्चर। फोल्डिंग कहाँ पे होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कौन सा करेगा प्रोटीन मॉलिक्यूल, चैपेरॉन। ये दो आपके लिए यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, तो कभी कभी आपसे ऐसे भी घुमा करके पूछ दिया जाता है। सो अगला सवाल है, a strong covalent bond between the amino acid that function in maintaining a polypeptide specific three-dimensional shape is an। प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर में, 3 डायमेंशन का मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर में, टर्सरी स्ट्रक्चर्स में पॉलीपेप्टाइड के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि बनता है, उसका बॉन्ड का नाम आपको बताना है। आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होगा नहीं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कोवेलेंट होगा नहीं, वंडरवॉल कोवेलेंट होगा नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट होगा नहीं, तो बचा कौन, डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा, सिस्टीन और मेथियोनिन। वेरी गुड, सिस्टीन एंड मेथियोनिन। तो सिस्टीन सिस्टीन के बीच में बन सकता है, मेथियोनिन मेथियोनिन के बीच में बन सकता है, या सिस्टीन मेथियोनिन के बीच में भी बन सकता है। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, नहीं, डाइसल मुझे ये लगता है मिथियोनिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बन सकता क्योंकि वो SCH3 रहता है उसमें, हाँ, फिर ये लॉस। ये सवाल बहुत अच्छा है आपका। मेथियोनिन सल्फर कंटेनिंग है, लेकिन वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को नहीं बना सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास रिड्यूस्ड होने के लिए, सॉरी ऑक्सीडाइज होने के लिए हाइड्रोजन जो होता है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल करेक्ट है। मतलब ये सल्फर कंटेनिंग तो है, लेकिन डाइसल्फाइड के बॉन्ड के डायरेक्टली फॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं करता। सो डाइसल्फाइड बॉन्ड जहाँ जहाँ पे कहीं पे भी होगा वो सिर्फ सिस्टीन सिस्टीन बनाएगा। ये बार बार एग्जाम्पल दिमाग पे इसलिए आ जाता है क्योंकि ये भी सल्फर कंटेनिंग है, बट ये इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन डाइसल्फाइड बॉन्ड। जहाँ कभी भी डाइसल्फाइड होगा सिर्फ सिस्टीन रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल सही है, और इसको यहाँ पे आप लोग नोट भी कर लीजिए। मेथियोनिन और सिस्टीन ये सल्फर कंटेनिंग तो है, बट मेथियोनिन के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होता, मतलब H नहीं होता, जिसकी वजह से वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में क्या है, इनकैपेबल है। जबकि सिस्टीन में एसएच होता है जो कि आपका रिमूव कर सकता है हाइड्रोजन को, और वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या करेगा, बना लेगा। तो सवाल यहाँ पे था, ये इन्फॉर्मेशन आप लोग नोट कर लीजिए। सवाल था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर आपको नहीं भी पता था, तो सिर्फ अगर आपको बॉन्ड का नेचर मालूम होता तो भी आप आसानी से सवाल को सही कर सकते थे, क्योंकि आपको इन सारे केमिकल बॉन्ड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दी गई। ये सब के सब आपके क्या हैं, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है, या इंटरेक्शंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे, सही है। सर प्रीवियस 15 क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन एक बार दिखाएंगे क्या, 15 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट ई, इसमें ई का आंसर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर आएगा ना सर, ई का। ई वाला, हाँ, ये यहाँ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर आएगा ना इसमें, यहाँ ओवरऑल पे दे प्रोटीन। रखा ऑप्शन नंबर ई बोल रहा है कि ओवरऑल प्रोटीन स्ट्रक्चर रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट। अगर ये ये होगा तो ये क्वार्टरली प्रोटीन,
क्वाटरनरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। हाँ मतलब यही मेरा बोलना था कि क्वाटरनरी के लिए ये आना चाहिए हाँ, क्वाटरनरी ऑप्शन। प्रोटीन अगर होगा तो ये स्टेटमेंट ठीक है। हाँ यही बोलना था चलो तो। और जबकि यहाँ पे देर टर्सरी रहा है तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। मैंने सी लगाया था, बस मैं ये बोल रही थी कि ई जो है वो क्वाटरनरी के लिए आना चाहिए। हाँ, बट यहाँ पे क्वाटरनरी का डिमांड नहीं था क्वेश्चंस का, इसलिए वो उस क्वेश्चंस के लिए वो ऑप्शन से गलत है। एक्सक्लूजन करते ना हम, कौन सा ऑप्शन हटाना है, वैसा बोल रही थी। Okay, so at which level of a protein structures are interactions between the side chain means R group most important? प्रोटीन के कौन से स्ट्रक्चर्स के लेवल पे R जो ग्रुप है उसका इंटरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्राइमरी तो होगा नहीं, सेकेंडरी होगा नहीं, क्योंकि सेकेंडरी में आपको सिंपली पढ़ाया गया कि ये सिर्फ किस तरीके से हो जाते हैं, मतलब इस तरीके से इनका क्या होता है, क्वाइलिंग हो जाती है या फिर ये शीट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो साइड वाले ग्रुप का इंटरेक्शंस तो होता है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई रोल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पर आता है, टर्सरी स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि वही जो इंटरेक्शंस होते हैं आर ग्रुप वाले, वो उनके फोल्डिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उन्हीं डिफरेंट डिफरेंट आर ग्रुप पे पाए जाने वाले जो एलिमेंट होते हैं, उन्हीं से उनका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या फिर बाकी जो केमिकल बॉन्ड का टाइप होता है वो सब आपके क्या होते हैं, बनते हैं। तो सिग्निफिकेंट रोल आर ग्रुप का जो इंटरेक्शन है वो कौन सी पे प्ले करेगा, दैट इज द टर्सरी स्ट्रक्चर्स पे। क्वार्टरली इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि क्वार्टरली अपने आप में ही एक टर्सरी स्ट्रक्चर्स का ही क्या फॉर्म है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही हो जाएगा, दैट इज द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। जिस लेवल पे आर ग्रुप का मीन साइड चेन के जो एलिमेंट होते हैं उनका इंटरेक्ट होना दूसरे वाले पॉलीपेप्टाइड से या खुद के ही पॉलीपेप्टाइड में दूसरे वाले आर ग्रुप से इंटरेक्शन जो होता है उनके टर्सरी लेवल ऑफ अ प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को बनाने में क्या करता है, हेल्प करने का काम करेगा। ये सवाल थोड़ा रीजनिंग था, मतलब लॉजिकल टाइप का। आई डोंट नो कि मतलब कितने लोग सही किए हुए हैं, अभी मुझे कॉपी तो चेक किया लेकिन याद नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया गया द आर ग्रुप और साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड इज सेरीन, जिसका ग्रुप आपको दे दिया गया CH2OH। द आर ग्रुप और साइड चेन ऑफ एलानिन इज CH3। where would be you expect to find these amino acids in a globular protein in aqueous solution? कोई ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि प्रोटीन सॉल्युबल होती है। मान लीजिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे सर्कल के फॉर्म में है। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, आपका पूरा पानी है और बीच में पानी नहीं है। तो यही ये पूछ रहा है कि कोई ग्लोबुलर प्रोटीन है जो जिसको कि अगर आप एक्वस सॉल्यूशंस में डाल रहे हैं तो इन दोनों अमीनो एसिड्स में से लोकेशन किसका कहाँ होना चाहिए। तो सिंपल से यहाँ पे लॉजिक ये था कि जो CH2OH है, ये OH क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है किससे, H2O मॉलिक्यूल से। इसका मतलब ये कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक ग्रुप होगा। तो हाइड्रोफिलिक वाले जो ग्रुप वाले एलिमेंट मतलब अमीनो एसिड्स होंगे वो उस सरफेस पे पाए जाएंगे जो कि वाटर से क्या होगा, एक्सपोज हो रहा होगा। तो आउटसाइड चूंकि एक्वा सोल्यूशन है तो आउटसाइड में क्या होंगे, वाटर होंगे। तो इनका मतलब कि सेरीन का अबंडेंस कहाँ पे होगा, आउटसाइड में, ताकि ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड बना सके। जबकि एनालिन का कहाँ पे होगा, इन साइड में, जो कि वाटर से डिप्राइव है, मतलब वाटर वहाँ पे नहीं है। सो ये इसके पीछे का लॉजिक था। और इस क्वेश्चन के लॉजिक के अकॉर्डिंगली सेरीन वुड बी द इंटीरियर, नहीं इंटीरियर में नहीं होगा, जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ नहीं होगा। एनालिन वुड बी इन द इंटीरियर, इंटीरियर में ये रह सकता है। एंड सेरीन वुड बी द एक्सटीरियर ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 20 के लिए क्या है, सही है। कितने लोगों का ये लॉजिक था इस सवाल को सॉल्व करने के लिए और सही हुआ है? तो सर मेरा ये सही क्वेश्चन है। मेरा रॉन्ग हो गया। अच्छा, ये जो लॉजिक अभी मेरा सही था सर। आपको, आप जब पेपर सॉल्व कर रहे थे तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया था कि हाँ इस बेसिस पे ये सवाल पूछा जा रहा है? यस सर। गुड। सो यहाँ पे ये जो ग्रुप को हाईलाइट किया गया था ना, इसका मेन पर्पज यही था। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि सेरीन है या नहीं है, एनालिन है कि नहीं है। यहाँ पे CH3 एक हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, मतलब ये एरोमेटिक मतलब एलिफेटिक कंपाउंड है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, आपको जब वाटर पढ़ाया था और केमिकल बॉन्ड पढ़ाया था तब बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि ऐसे कोई भी ग्रुप जो कि पोलर होंगे, वाटर के साथ में इंटरेक्ट करेंगे और वाटर में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। और जो कि नॉन पोलर होंगे, वाटर में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली ग्लोबुलर प्रोटीन की बात कर रहा था जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो वो वाला पार्ट जो कि नॉन पोलर होगा वो अंदर की तरफ रहेगा जहाँ पे वाटर नहीं होगा, और वो वाला पार्ट जो कि पोलर होगा वो वाटर से क्या होगा, इंटरैक्ट होगा। सिंपल एग्जांपल अगर आप कोड किया जाए यहाँ पे फैटी एसिड का, तो फैटी एसिड के पास दो ग्रुप होते हैं। एक आपका होता है पोलर हेड ग्रुप और एक क्या होता है आपका
नॉन पोलर टेल ग्रुप, राइट। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि इस फैटी एसिड का ये वाला पार्ट वाटर से इंटरेक्ट नहीं करता है, सिर्फ कौन करेगा ये। जैसे मेम्ब्रेन में अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो क्या आपको दिखाई देता है कि ऐसे सर्कल वाला ऊपर रहता है और ये टेल वाले क्या होते हैं, नीचे रहते हैं। इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर देखा ही होगा। तो ये जो हेड वाला रीजन आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये सब क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। सो इसलिए मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, ताकि जहाँ कहीं पे भी पानी हो, मतलब एक्वस फेज हो, उससे आसानी से इंटरेक्ट हो सके। जबकि अंदर वाला जो पार्ट है, वो सब के सब आपके क्या हैं, नॉन पोलर वाले ग्रुप होते हैं। सो उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये सवाल था, और ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या है, सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ चेंजिंग वन अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ 325 अमीनो एसिड्स। 325 अमीनो एसिड से बना हुआ कोई पेप्टाइड है, और उसमें सिर्फ एक अमीनो एसिड के सीक्वेंस को अगर क्या किया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। तो देखिए, अगर एक अमीनो एसिड के सीक्वेंस को आपने चेंज किया, तो पहले तो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर ही क्या होगा, चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, हाँ होगा सर। बिल्कुल होगा, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए आपको डेफिनेशन में ही दिया गया कि लीनियर जो अरेंजमेंट होती है अमीनो एसिड्स का, उसी को आप क्या बोलते हो, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो अगर दो कोई प्रोटीन, मान लीजिए एक प्रोटीन ये था, अब इसमें आपने चेंज कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लेटर से कोड कर दिया जाए, यहाँ पे कोई ए है, फिर यहाँ पे बी है, कोई यहाँ पे सी है। पहले वाले में ए बी सी था, अब दूसरे वाले में आपका क्या हो जाए, बी ए सी हो जाए। तो इसकी रीडिंग फ्रेम तो चेंज हो गई, तो ये प्रोटीन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। दूसरा, क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे कोई फर्क आएगा? सेकेंडरी हालांकि यहाँ पे दे नहीं रखा, लेकिन मेरा सवाल ऐसा है कि क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे कोई फर्क आएगा? बताइए सोच करके। आना चाहिए से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में भी फिर कौन सा अमीनो एसिड डिफर करता है फ्लेमिंग वेरी हाइड्रोजन गुड। बॉन्ड। अगर वो अमीनो एसिड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होने वाला होगा अमीनो एसिड, तो वहां पे पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी अफेक्टेड हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो मतलब किसी सिंगल एक अमीनो एसिड के चेंज कर देने से सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स पे मे और मे नॉट बी का कॉन्सेप्ट लगेगा। हो भी सकता है और नहीं भी। अगर वो अमीनो एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला अमीनो एसिड होगा तो डेफिनेटली पड़ेगा, नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन क्या टर्सरी स्ट्रक्चर के लिए भी सेम इम्पोज होगा कॉन्सेप्ट? नहीं। टर्सरी स्ट्रक्चर में एक भी अगर कोई चीज़ चेंज हो गई, मतलब कोई सीक्वेंस अगर चेंज हो गया, सो आपको अच्छे तरीके से पता है कि प्रोटीन हाईली फोल्डेड है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड से क्या है, इंटरेक्टेड है। एक सिंगल अमीनो एसिड का चेंज होना भी प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर्स को चेंज कर सकता है। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं, या जी एग्री करने सर। से मतलब है कि कितने लोगों को ये क्लियर है, या ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ रही है कि एक अमीनो एसिड्स के चेंज कर देने से प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। अगर होगा सर। होगा ना, फोल्डिंग चेंज। यस सर। बिल्कुल होगा, क्योंकि प्रॉपर जो फोल्डिंग है वहां पे अगर एक सिंगल अमीनो एसिड भी क्या होगा, अगर चेंज होगा तो उसकी फोल्डिंग का पैटर्न चेंज हो जाएगा, जिससे कि वो प्रॉब्लम करेगी। और अगर टर्सरी स्ट्रक्चर ही चेंज होगा, सो ऑब्वियसली उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी या जो फंक्शन होगा उस प्रोटीन का, वो भी क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। तो आप इमेजिन कीजिए, पूरे एक प्रॉपर कोई फंक्शनल स्टेट ऑफ प्रोटीन है, उसमें सिर्फ अगर एक सिंगल, यही कॉन्सेप्ट आपको बताता है म्यूटेशन का, कि एक सिंगल कोडॉन में भी अगर, इसको आप बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। ये आपको पढ़ना भी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। एक सिंगल अमीनो एसिड पे या एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे अगर कोई चेंज हो जाए, लाइक एज नॉर्मली अगर ए था, अगर ये ए बजाय क्या हो जाए, सी हो जाए, तो इससे उस पूरे प्रोटीन की केमिस्ट्री ही चेंज हो जाती है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। और आप इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी में कितने लेवल की प्रूफ रीडिंग की प्रोसेस चल रही है, कि नंबर ऑफ मिलियंस नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर डे सिंथेसाइज हो रहे हैं, पर डे प्रोटीन्स बन रही है, उसके बावजूद भी आपकी बॉडी में कोई म्यूटेशन कॉज नहीं हो रहा है। हाउ मच एक्यूरेसी इज देयर इन द सिस्टम, कितना ज़्यादा एफिशिएंसी और एक्यूरेसी आपके सिस्टम में है कि इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को डेली बेसिस पे सिंथेसाइज करना, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बनाना, बावजूद उसके कि एक कोई सिंगल मिस्टेक अगर नहीं हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर एक कोई सिंगल बेस भी चेंज हो जाए, जिससे कि एक कोई सिंगल अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा, उससे पूरी प्रोटीन की
बायोकेमिस्ट्री ही चेंज हो जाएगी, उसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ अल्टर हो जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है समझना। ये एक सिंपल सा कोई अल्ट्रेशंस आपकी बॉडी में बहुत ही एडवर्स इफेक्ट भी शो कर सकता है, अगर वो आपकी बॉडी में इम्पोज हो जाता है तो। सो आपकी बॉडी में इन चीज़ों से बचाने के लिए हमेशा प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी पाई जाती है, जहाँ कहीं पे भी ये बड़े प्रोसेस होते हैं, लाइक एज डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, राइट। सो इन सभी प्रोसेस में प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी क्या होती है, चलती रहती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये सब आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ई क्या है, दैट इज ए बी सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस आंसर सो क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कुड चेंज द फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन। कौन से लेवल ऑफ अ प्रोटीन की स्ट्रक्चर में चेंज कर देने से प्रोटीन का जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फंक्शनल स्टेट कौन सा स्टेज होता है, टर्सरी। टर्सरी, Tertiary। राइट। सो टर्सरी स्ट्रक्चर में अगर आपको चेंजेस करना होगा तो उस प्रोटीन का फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आपको कहीं पे सोचना ही नहीं था, ऑप्शन नंबर सी पे क्या कर देना था, टिक लगा देना था। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का रोल उनके फंक्शन में नहीं है, मतलब वो तो डिस्टर्ब नहीं होंगे, और उनको डिस्टर्ब करने का लेवल बहुत आगे जाएगा। प्रोटीन फंक्शनल फॉर्म में कहाँ पे है, टर्सरी में है। तो सबसे पहला कोई चीज डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, टर्सरी होगा। और अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो फिर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज प्रोटीन खराब हो जाएगी। इनके भी सर चेंज कर देने। हाँ, ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं हो सकता? ऑल ऑफ द अबव इसलिए नहीं हो सकता है, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि प्रोटीन आपका जो कि टर्सरी स्ट्रक्चर में है, इस टर्सरी स्ट्रक्चर में ही ये क्या है, फंक्शनल फॉर्म में है। तो जब भी कभी डिसरप्शंस होगा तो पहले किसका होगा, इसी का होगा। और अगर जब यही जैसे इसके बाद अगर ये डिसरप्ट होने के बाद भी प्रोटीन अगर ये फंक्शनल होती तब किसका नंबर आता, सेकेंडरी का आता। लेकिन टर्सरी स्ट्रक्चर्स के ही इंट्रैक्शंस में अगर अल्ट्रेशन कर दिया जाए तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर फंक्शन क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो उस केस में जब ये इंट्रैक्शंस आपके लॉस हुए जिससे कि प्रोटीन का फंक्शन लॉस हो गया, वहां पे अभी सेकेंडरी और टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में कोई चेंजेस नहीं आया है। सेकेंडरी और प्राइमरी एज इट इज बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोटीन आपकी फंक्शनल नहीं हो गई। इसका मतलब प्राइम फैक्टर क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर। अगर टर्सरी स्ट्रक्चर्स के लॉस हो जाने के बाद भी प्रोटीन फंक्शंस कर रहा होता, तब आप वहां पे सोचते कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका प्रोटीन है, इसमें कुछ बॉन्डिंग थी, अगर इनके बॉन्डिंग को क्या कर दिया जाए, चेंज मतलब डिसरप्ट कर दिया जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड हो या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो या डाइसल्फाइड हो या कोई हाइड्रोजन बॉन्ड हो, अगर उनको आपने चेंज कर दिया, इसका मतलब ये प्रोटीन अपना 3 डायमेंशन जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या करेगा, लॉस कर देगा। और अगर ऐसा हुआ, लॉस होने के बावजूद भी सेकेंडरी और प्राइमरी भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन क्या ये प्रोटीन फंक्शनल रह गई, सो आंसर इज नो। सो दैट इज वाई फंक्शन में अल्टर करने के लिए या फंक्शंस में चेंज होने के लिए टर्सरी लेवल के प्रोटीन का चेंज होना इंपॉर्टेंट है, न कि सेकेंडरी और प्राइमरी। सर अभी भी मुझे ऑल ऑफ द अबव ही लग रहा है। उसका रीजन ये है हम्म, क्योंकि अगर प्राइमरी में अगर स्ट्रक्चर चेंज होगा तो भी तो फंक्शन चेंज हो सकता है ना। मतलब आप उसको उल्टा करके देखिए, मतलब प्राइमरी में आप अगर मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, अगर कोई प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो क्या वो फंक्शन परफॉर्म करेगी। फंक्शन में परफॉर्म, लेकिन जब वो टर्शरी में जाएगी तब तो करेगी ना। तो तो प्राइमरी में ही टर्सरी, अगर हमने लिसन लिसन कर लिसन, दी। फंक्शन को अटेंड करने के लिए या फंक्शंस के लिए होने के लिए उसको टर्सरी में जाना जरूरी है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्टेट है वो उसको फंक्शन नहीं बना सकता है। सो जो लेकिन उनके स्टेट को फंक्शन नहीं बना सकता है, उनके स्टेट में चेंजेस आने से उसके फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मैं आपको ये बोल दे रहा हूँ, जब प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर लॉस हो जाएगा, क्वार्टरनी का तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ऑल ऑफ दी अबव तो होगा ही नहीं। जब प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर आपका लॉस हो जाएगा, उस केस में भी सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर आपके मेंटेन रहेंगे, लेकिन क्या प्रोटीन फंक्शनल होगी, नहीं होगी। लेकिन प्राइमरी में लॉस हो गया तो भी तो नहीं होगी ना आप फंक्शन। उसको उस एंगल से क्यों सोच रही है। मेरा सवाल आपसे ये, अगर कोई प्राइमरी प्रोटीन है तो क्या वो फंक्शनल स्टेट में होगा, यहाँ पे नहीं, नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट किसके लिए, फंक्शन के लिए है। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज किया जाए जिससे कि उसका फंक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो फंक्शन किसकी वजह से है, टर्सरी, न कि प्राइमरी और सेकेंडरी। डेफिनेटली किसी प्रोटीन का जो बेस है वो प्राइमरी और सेकेंडरी है,
लेकिन उसके फंक्शन के रिस्पॉन्सिबल स्टेज कौन सा है? टर्सरी है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में अगर आपने चेंजेस कर दिया तो उसका प्राइमरी और सेकेंडरी अभी भी मेंटेन है, लेकिन वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई सिर्फ टर्सरी स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। और आपको बता दें कि जब आप डीनेचुरेशन की बात करते हो ना, डीनेचुरेशन भी प्रोटीन के फंक्शंस को लॉस वाली एबिलिटी मानी जाती है। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर लॉस हो जाए, तो वहां डीनेचुरेशन की प्रोसेस में भी सिर्फ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही लॉस होते हैं, सेकेंडरी या प्राइमरी नहीं। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का ही लॉस होना उस प्रोटीन के फंक्शंस का लॉस होने की बात बताता है। आपका जो माइंड काम कर रहा है कि सर प्राइमरी में भी अगर हमने चेंजेस कर दिए तो डेफिनेटली प्रोटीन का फंक्शन चेंज हो जाएगा, दैट इज गुड। सर ये लेकिन मेरा भी आप गलत उसको है, इस तरीके मैंने से भी सोचिए कि अगर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन भी किया हुआ है, लेकिन वो उसका टर्सरी स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं है, तो क्या वो फंक्शन करेगा? नहीं करेगा। फंक्शन वो तभी करेगा जब वो टर्सरी स्ट्रक्चर में आएगा। ठीक है। नहीं सर, मैं एक बार और इस सर पे ये थोड़ा मेरा पढ़ भी गलत हो गया, मैंने भी ओलग भी लगाया था मैं और क्योंकि पढ़ के देखती ये हूँ सर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छे तरीके से पढ़िए। और आपको जब आगे क्लासेस में डीनेचुरेशन की प्रोसेस पढ़ाई जाएँगी, तो वहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा कि डीनेचुरेशंस का मतलब होता है प्रोटीन के फंक्शंस का लॉस हो जाना, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ टर्सरी स्ट्रक्चर ही क्या होती है? लॉस होती है। बाकी सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर मेंटेन भी है, तब पर भी उस स्टेट में प्रोटीन वो आपका फंक्शन को परफ़ॉर्म नहीं करेगा। कोई भी ऐसी प्रोटीन नहीं है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेट में कैप करती है। आप इस चीज़ को यहाँ से भी समझ लीजिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले जो प्रोटीन फोल्डिंग की बात कर रहा था, वो प्रोटीन जो फोल्ड होने के लिए जा रही है, वो सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर अपना अटेन कर चुका होता है, लेकिन उसमें फोल्डिंग नहीं होती तो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता वो बात सिर्फ किसकी है? टर्सरी स्ट्रक्चर की। आप हाँ, और अच्छे से वही मेरा बोलना यही है कि जब प्राइमरी सेकेंडरी में ही चेंज हो गया तो टर्शरी को अटेन ही नहीं कर पाएगा, तो फिर ऑफकोर्स वो फंक्शनल स्टेट तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा ना। मतलब प्राइमरी में भी अगर चेंज कर दिया, सेकेंडरी में भी चेंज हो गया, तो आप मुझे टर्शरी भी नहीं। ओके, ओके, गॉट इट, आपका पॉइंट मैं समझ गया। आप मुझे सिर्फ ये बताइए सुजाता कि अगर मान लीजिए ये कोई प्रोटीन है, ठीक है, जो कि टर्सरी स्ट्रक्चर में है, इस प्रोटीन पे अगर आप कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे जिससे कि इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर खराब हो, सबसे पहले स्ट्रक्चर किसका खराब होगा? टर्शरी का ही टर्सरी खराब का होगा होगा। ना। तो जब वो टर्सरी के खराब हो जाने के बाद क्या वो प्रोटीन फंक्शनल बचेगी? नहीं बचेगी। नहीं बचेगी। तो यहाँ पे बात ये फंक्शनल का ही कर रहा है। डेफिनेटली आपका पॉइंट वो ठीक है कि अगर हमने प्राइमरी के लेवल पे ही कुछ गड़बड़ी अगर कर दिया, तो वो प्रोटीन आपकी फंक्शनल स्टेट में मतलब दूसरा फंक्शन करेगा। हो सकता है कि वो फंक्शन चेंज हो जाए, लेकिन प्राइमरी करने से ऐसा तो नहीं होगा ना कि टर्सरी उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, प्राइमरी आप अल्टर कर देंगे। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, वही जेनेटिक लेवल पे करेंगे ना सर चेंजेस, हम ओहो, जेनेटिक लेवल। जेनेटिक मेथड पे अगर आप करेंगे प्राइमरी पे, तो फिर वहां पे टर्सरी स्ट्रक्चर लॉस कहाँ होगा? अगर ये अल्टरेशन भी सपोज, अब आपने जो दिया उसको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने प्राइमरी लेवल पे जो प्रोटीन था दैट इज AUG कोड करने वाली, उसको आपने UAG बना दिया, ठीक है, ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर आपने चेंज किया, लेकिन ये फंक्शन में तभी आएगी जब टर्सरी स्ट्रक्चर में होगा। तब आपको पता चलेगा कि ये टर्सरी वाला फॉर्म, अब ये प्रोटीन वो नहीं रहा जो कि पहले था, और ये फंक्शन करेगा लेकिन फंक्शन दूसरा करेगा। जो अल्टर्ड वाली प्रोटीन होगी वो फंक्शन तो करेगा, लेकिन फंक्शन उसका दूसरा होगा, उसका फंक्शन लॉस नहीं होगा। फंक्शन जो स्पेसिफिक होगा वो लॉस हो जाएगा। अच्छा, बात समझ ठीक आई? है सर। हाँ, मतलब दूसरा फंक्शन। ओके एग्जैक्टली सर, exactly। मतलब अगर आपने जीन लेवल पे कोई चेंजेस किया हुआ है, तो वो जो प्रोटीन बनेगी टर्सरी स्ट्रक्चर में, वो कोई फंक्शन दूसरा करेगा, वो फंक्शन नहीं करेगा, लेकिन फंक्शन करेगा, वो फंक्शन लॉस नहीं होगा। फंक्शन चेंज तो हो जाएगा लेकिन। फंक्शन चेंज का मतलब क्या? फंक्शन चेंज का मतलब ये है कि उसका जो फंक्शन है वो खत्म हो जाए, मतलब अभी जो कर रहा था वो नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये वाले करने से आपका दूसरा कोई प्रोटीन बनेगी, वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सा फंक्शन करेगा जो कि उससे अल्टर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हाँ प्राइमरी और सेकेंडरी को आपने चेंज कर दिया और उस प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर अभी भी मेंटेन होगा। इट इज नॉट पॉसिबल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। Whenever you impose any kind of a stress like as heat, temperature, pH, etc., then firstly tertiary structure will be losses. So tertiary structure जब से लॉस हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी आपका बना रहेगा, लेकिन फिर भी प्रोटीन का फंक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा। एनीवे आपको अगर अभी भी लग रहा है डाउट है, तो आप इस पर थोड़ा और स्टडी कीजिए, और क्लासेस आपकी चलेंगी तो फिर आपको और क्लियरिटी हो जाएगा। बट ऑप्शन इसके लिए सी ऑफ सही है। क्वार्टरली का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी तो मतलब ई तो पॉसिबल ही नहीं है।
Okay, so next question है, the function of each protein is a consequence of its specific shape. What is the term used for a change in protein three-dimensional shape or conformation due to disruption of hydrogen bond, disulfide bond और ionic bond? पूछ रहा है कि किसी भी प्रोटीन का एक स्पेसिफिक शेप होता है, सीक्वेंसेस होते हैं, और उनके लिए क्या टर्म आप यूज करोगे कि किसी भी प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल शेप क्या हो जाए, कन्फर्मेशन चेंज हो जाए, सो उस डिसरप्ट हो जाए ड्यू टू सम वजह से, उनका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए, डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाए, यानी बॉन्ड चेंज हो जाए, जिससे कि उनका ये थ्री जो स्ट्रक्चर है या जो उनका कन्फर्मेशन वो क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे प्रोटीन का जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन अब आपकी क्या होती है, लीनियर हो चुकी होती है, या इस तरीके से ओपन हो जाती है, या फिर बॉन्ड हट जाते हैं। तो बॉन्ड का या इंटरेक्शंस का लॉस हो जाना उसके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, डिसरप्ट कर देता है, जिससे कि उसका शेप और उसका कन्फर्मेशन लॉस हो जाएगा। और अगर किसी प्रोटीन का कन्फर्मेशन लॉस हो गया तो इसका मतलब उसका फंक्शन भी क्या होगा, लॉस हो जाएगा। आपके पिछले वाले सवाल के डाउट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा सुजाता कि आप जाकर के डीनेचुरेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़िए। आपको पता चल जाएगा कि जब भी किसी प्रोटीन का फंक्शन लॉस होता है तो वहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर लॉस होता है, क्या प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, या टर्सरी होता है, क्या होता है। तो आपको अच्छे तरीके से मालूम चल जाएगा ये वाले सवाल का आंसर, दैट इज डीनेचुरेशन। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है, दैट इज इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमीनो एसिड इज 150 डाल्टन, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ ट्राइपेप्टाइड विड बी। ये बहुत ही सिंपल सा था। तीन आपके यहाँ पे क्या है, अमीनो एसिड्स हैं, इसका मतलब दो क्या होगा, बॉन्ड होगा, तो इसका मतलब 2H2 मॉलिक्यूल क्या होगा, निकल जाना है। सो 150 के हिसाब से आपके थ्री पेप्टाइड का बॉन्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 450, और 450 में से अगर आपने यहाँ पे निकाल दिया दैट इज 18 मीन्स 36। सो 36 को अगर आप माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ पे 1414। सो ऑप्शन नंबर इसके लिए क्या है, डी सही है। कितने लोगों का सवाल है सही हुआ है? तो मेरा सही है। चलिए मेरा ओके, भी मेरा सही भी है। सही है सर। सबको कॉन्सेप्ट समझ आया? यस सर। चलिए ओके। यस सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, एट आइसोलेट्रिक पॉइंट नेट मोबिलिटी ऑफ एन अमीनो एसिड। ये तो मेरे ख्याल से सबका ही सही होना चाहिए। ऐसा है जहाँ पे चार्जेस आपके नेट जीरो हो जाते हैं और मोबिलिटी भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको मुझे लगता नहीं है कि समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपको कि जब आप यहाँ पे देखते हैं कि ये NH3 के फॉर्म में होता है, प्लस के फॉर्म में, प्लस यहाँ पे कार्बन है, फिर इसके बाद यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे आर है। इस वाले कंडीशंस पे नेट चार्ज क्या होता है, जीरो हो जाता है। और अगर जीरो होगा तो ना ही कैथोड की तरफ मूव करेगा, ना ही एनोड की तरफ मूव करेगा। कहाँ पे हो जाएगा, मतलब उसका मूवमेंट ही, मोबिलिटी ही क्या होगी, जीरो हो जाएगी। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड एक प्रोटीन की टेक्निक भी है सेपरेट करने की, क्या बोलते हैं उसको, बताइए। आइसो इलेक्ट्रोफोरेसिस। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, जहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे क्या किया जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है। यही कॉन्सेप्ट होता है कि जब प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मीट कर जाएगा उसका माइग्रेशन जीरो हो जाता है, वहीं पे जाकर क्या करती है, उसका बैंड आना शुरू हो जाता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे प्रोटीन को सेपरेट करने वाली टेक्निक को आप आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के नाम से जानते हैं। ओके, फिर से सवाल है, इफ हाँ वन सर, जो आर्जिनिन 2D हैज जेल मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफोरेसिस में मास करते ऑफ हैं। 174 डाल्टन, देन व्हाट वुड बी द मॉलिक्यूलर मास इन डाल्टन ऑफ अ सर्कुलर पॉलीमर ऑफ 38 आर्जिनिन। 38 आर्जिनिन का मास आपको यहाँ पे निकालना था 174 के मॉलिक्यूल के हिसाब से, मल्टीप्लाई कर लीजिए जो भी कोई वैल्यू आएगा। अब एग्जैक्टली वैल्यू तो मुझे नहीं अभी नहीं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे 38 था, सर्कुलर दे रखा था, इसका मतलब यहाँ पे 38 वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, निकलेंगे। सो ये वाले मल्टीप्लाई करने के बाद 38 इंटू 18 कर देना था, ये वाली जो वैल्यू आएगी तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स माइनस वाई। ये वाली की वैल्यू को वाई में से माइनस कर, वाई एक्स वाली वैल्यू को वाई माइनस कर दीजिए, तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। क्या ऑप्शन आया था वैसे इसका, बी 5928। ये वाला। यस यहाँ पे जो ट्रिक था सिर्फ यही। यही था, आपको सर्कुलर दे रखा था, इसका मतलब नॉर्मली आप क्या करते, अगर ये 38 था तो आपको 37 पे बॉन्ड बनता है, लेकिन सर्कुलर के केस में क्या होगा, आपका पूरा का पूरा बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज 38 ही बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे
वाटर मॉलिक्यूल का मतलब 18 से मल्टीप्लाई 38 का करना था, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट था। कितने लोगों ने इसको ठीक तरीके से समझ पाया था ये वाले सवाल को? मेरा सही मेरा था सर। सही था सर। सही। मेरा भी सही था ऐसे ही सर। आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, या तो सर्कुलर के बेसिस पे या तो लीनियर के बेसिस पे। ये दोनों ही सवाल डालने का पर्पज इतना था कि आप जो कॉन्सेप्ट n-1 का या n का लगाते हैं वो कहाँ लगाएंगे, इसको एग्जीक्यूट आप कर लीजिए। जब कभी भी सर्कुलर स्टेटमेंट दिया हो तो वहां पर आपको जितना नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होंगे उतने ही आपके पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, और उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जबकि अगर लीनियर होगा तो एक क्या होगा, वहां पे कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ अमीनो एसिड्स विल हैव द हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर। ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की बात कर रहा है, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड W फिनाइलएलानाइन। बाई F, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन टायरोसिन और फिनाइलएलानाइन। और फेनिलएलानाइन। हाँ जी, टायरोसिन का सिंबल क्या होगा, वन वाला लेटर का? वाई। सर TY। और ट्रिप्टोफैन का? वो टायरोसिन का सर Y होगा, अरे फिनाइलएलानाइन का F होगा। ट्रिप्टोफैन का क्या होगा? डब्ल्यू। ट्रिप्टोफैन का Y, फिनाइलएलानाइन का सर F और वो ट्रिप्टोफैन का W। और फेनिलएलानाइन का? F। टायरोसिन का चलिए Y। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में देना था कि इन तीनों में से कहाँ कहाँ पे है, तो ये तो है नहीं, फिनाइल है पर प्रोलीन है, ये तो है नहीं। ऑप्शन नंबर डी, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। हाँ जी, एब्जॉर्बेंस किस वजह से होगी? पाई इलेक्ट्रॉन सर एरोमेटिक 2 रिंग में T present। गुड। पाई जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एरोमेटिक रिंग पे। एरोमेटिक रिंग में, उन रिंग में प्रेजेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, 280 नैनोमीटर पे इनकी एब्जॉर्बेंस होगी। इनके इस एब्जॉर्बेंस का एप्लीकेशन प्रोटीन को क्वांटिफाई करने के लिए भी किया जाता है। प्रोटीन क्वांटिफिकेशन करने के लिए आप इस वेवलेंथ पे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जितना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस की वैल्यू मीन्स ओडी की वैल्यू आती है, उतना ही ज़्यादा प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे रिपोर्ट किया जाता है, लैम्बर्ट बियर लॉ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इस चीज को भी अच्छे तरीके से याद रखिए। अगला सवाल है, एन अल्फा हेलिक्स मेड अप ऑफ 78 अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ व्हेन पॉलीपेप्टाइड इज फुल्ली एक्सटेंडेड। सो अल्फा हेलिक्स के लिए कॉन्सेप्ट आपको दिया गया था कि पर टर्न जो हेलिक्स होगा उसकी लेंथ कितनी थी, 3.6 अमीनो एसिड्स थे, और 5.4 नैनो 1.4 1.5 5.4 पिच थी सर। बीच हाँ में है। नहीं 1.5 सर, दो अमीनो एसिड के बीच में थी। 5.4 एक पिच की डिस्टेंस। 0.4 थी 33.6 के बीच का पिच। ये 1.5 नैनोमीटर एक अमीनो एसिड के बीच का पूरे हेलिक्स टर्न का कितना होगा, 5.4। नैनोमीटर। ठीक है, तो आपको पहले निकालना क्या था, हेलिक्स टर्न। निकालने के लिए आप क्या करोगे, 78 को डिवाइड कर देंगे 3.6 से, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगा x हो जाएगा, वो आपके हो जाएंगे हेलिक्स टर्न। उन हेलिक्स टर्न में से आपको क्या करना था, ये जैसे सपोज जो भी वैल्यू आएगी x की, x मल्टीप्लाई बाई 5.4 कर देंगे, ये जो वैल्यू आया होगा वही आपका क्या होगा, उस प्रोटीन की क्या होगी, मतलब पेप्टाइड की लेंथ होगी। तो कॉन्सेप्ट आपको सिंपली, हाँ 21.7 आया सर था ई 5.4 नहीं करेंगे सर, 0.5 करेंगे। 0.54 करेंगे सर, क्योंकि वो एंगस्ट्रॉम में दे रखी अच्छा है सॉरी, ये वैल्यू, और ये यहाँ वाली वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है, नैनोमीटर में पूछा है। सॉरी, यस सर। ये वाली वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है। नैनोमीटर में लगाने के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे 0.45 और 0.15। सो आई थिंक इसके लिए ये यस वाला सर। ऑप्शन सही है, बी वाला ना। यस सर। हाँ जी, 11.7 नैनोमीटर। कॉन्सेप्ट जो था यही कि आपको नंबर ऑफ अमीनो एसिड दे रखा है, उससे आपको पहले हेलिक्स टर्न निकाल लेना था। हेलिक्स टर्न निकालने के लिए आपको जो भी गिवन अमीनो एसिड्स होगा उनको डिवाइड करना पड़ेगा 3.6 से। जो वैल्यू आएगी उसके हेलिक्स टर्न के एक जो पिच होती है, उस पिच की लेंथ कितनी है, अगर नैनोमीटर में होगा तो 0.54 नैनोमीटर या 5.4 एंगस्ट्रॉम। ये पिच की क्या होती है, लेंथ होती है। तो इन्हीं पिच की लेंथ को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ये वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगी। कैलकुलेट करके आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या है, सही है, दैट इज द 11.7 नैनोमीटर। अगर यही पे एंगस्ट्रॉम में दे रखा होता तो ये वाली वैल्यू सही हो जाती, मतलब 117
117 एंगस्ट्रॉम या 11.7 नैनोमीटर। कन्वर्जन वाली यूनिट का भी ध्यान दीजिए, उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। ये बड़ा ही अच्छा सा सवाल था। और अगर रामाचंद्र प्लॉट की जो क्लास ली गई, अगर उसको ठीक से समझा होगा तो आप सब लोगों ने सही किया होगा। कितने लोगों का ये सवाल सही हुआ था? मेरा सही है सर। मेरा सही है। मेरा भी सही था सर। चलिए गुड। बताइए वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? मेरा सही था सर। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स कहाँ पे है भैया? वाई बराबर राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ऑप्शन नंबर ए। और जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेफ्ट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड हैंडेड अल्फा हेलिक्स। वेरी गुड। और एक्स क्या है? बीटा प्रोटेक्ट शीट। बीटा शीट। मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है ना? चलिए, इसका मतलब रामाचंद्र प्लॉट से अगर सवाल आएगा तो मेरे ख्याल से होपफुली आप लोग कर लेंगे। वैसे ये वाला रीजन क्या डिपेंड करता है? नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। नॉट अलाउड और नॉट परमिसिबल। ठीक है, मतलब इस वाले रीजन पे कोई भी प्रोटीन का वो देखने को नहीं मिलता है। ओके, सो आई एम वेरी हैप्पी कि रामाचंद्रन प्लॉट जो कि बहुत मतलब टिपिकल पार्ट माना जाता है, और इवन CSIR में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस प्लॉट से लेकर के, और CSIR के बच्चों से भी गलतियां हो जाती हैं, बट आप लोगों ने एक बारी में ही ये सवाल सॉल्व कर लिया। हालांकि दिया तो रिप्रेजेंटेशन सही था, बट फिर भी अगर ये आपने सॉल्व कर लिया, इसका मतलब कि आपको रामाचंद्रन प्लॉट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में जा चुका है। ठीक है, अब आप कहीं पे भी रामाचंद्रन प्लॉट का सवाल अगर आएगा तो उसमें अपना दिमाग तो लगाएंगे कि हाँ कुछ तो मैं जानता हूँ। सो ये बड़ा अच्छा साइन है। और सर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें, इस टॉपिक से। इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही बॉक्स बना करके दे दिया जाएगा, और कुछ टाइम के बाद आप भूल जाएंगे तो यही सवाल आपका गलत भी हो जाएगा। ठीक है। अभी आपको रिसेंटली पढ़ाया यस सर, यस सर, दैट इज ट्रू। हाँ? सर इस टाइम तो बहुत इजी लग रहा है ये। अभी तो इजी लग रहा है ना, अभी क्योंकि असर है थोड़ा सा क्लास का। जब यही जब यही तो टाइम बीत जाएगा और सारे टॉपिक आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, तब फिर यही चीज आपको गलत लगने लग जाएगा कि ये लेफ्ट था कि राइट था, अल्फा था कि बीटा था, यही कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। वैसे मैंने ये सिंपल तरीके में आपको बताया था कि इधर वाला जो नॉर्मली आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जैसे ये आपका क्या है, लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, राइट को। इधर आप जनरली राइट को रिप्रेजेंट करते हैं, इधर आपको लेफ्ट किया जाता है, हार्ट के केस को छोड़ करके। तो उल्टा है, यहाँ पे राइट वाली तरफ लेफ्ट है, लेफ्ट वाली तरफ क्या है, राइट है। सो इसको जैसे भी आपको लॉजिकली समझ में आता है आप उसको कर लीजिए, ताकि ये सवाल आपका बना रहे और आप ठीक तरीके से कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हीमोग्लोबिन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ओके, सो हीमोग्लोबिन जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, और ये 4 पॉलीपेप्टाइड आपके 2 टाइप्स के, आपके 2 क्या होते हैं, अल्फा, और 2 क्या होते हैं, बीटा। सो ये एक हेटेरो टेट्रामर होता है, मतलब टेट्रामर का मतलब 4 पेप्टाइड, और हेटेरो का मतलब 2 मिलके बने होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, सो डाइमर नहीं, डाइमर तो नहीं होता। टेट्रामर ऑफ आइडेंटिकल सब यूनिट, आइडेंटिकल का मतलब चारों एक ही हो, ये गलत है। टेट्रामर ऑफ 4 डिफरेंट सब यूनिट नहीं, ये भी गलत है। 4 अलग अलग नहीं होते हैं, 4 पेप्टाइड होती है, इसमें से 2 टाइप होता है, 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा। सो टेट्रामर ऑफ 2 डिफरेंट सब यूनिट, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या है, सही हो जाएगा। कितने लोगों का ये सवाल गलत मतलब सही हुआ है? मेरा सही था मेरा सर। सही है सर। चलिए ओके गुड। आइडेंटिकल मैंने सर कहीं पढ़ा था, उसमें 2 यूनिट आइडेंटिकल होती हैं, जैसे 2 वैसे अल्फा 2 आपको बीटा होती हीमोग्लोबिन है, तो अलग सर से वो भी 2 पढ़ना अल्फा है, इसके बारे आइडेंटिकल में है। बहुत सारी जानकारी अभी आपको देनी बाकी है, और वो जब आप क्लास ले लेंगे तो फिर इसके बाद इस सारी क्वेश्चन आपको ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये कोई बोल रहा था कि सर ये रामचंद्रन प्लॉट तो बड़ा इजी लग रहा है, तो ये हीमोग्लोबिन की जो क्लास आपकी हो जाएगी तो ये क्वेश्चन भी आपको आपके लिए बहुत सिंपल और ईजी लगना शुरू हो जाएगा। सो क्वेश्चंस टफ ही होते हैं, आप उनके बारे में जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसलिए आपको इजी लगना शुरू हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज करेक्ट? इनमें से कौन सा प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन करेक्ट है? अल्फा हेलिक्स इज प्राइमरली स्टेबलाइज्ड बाय आयनिक इंटरेक्शंस बिटवीन द साइड चेन। आयनिक इंटरेक्शंस तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही क्या है, गलत है। बीटा सीट एग्जिस्ट ओनली इन एंटी पैरेलल फॉर्म, नहीं, पैरेलल फॉर्म में भी होता है, आपको दोनों ही पढ़ाए जा चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ये भी क्या होगा, गलत होगा। बीटा टर्न ऑफन कंटेन प्रोटीन, बीटा टर्न आपको मैंने नहीं पढ़ाया, आपको बीटा शीट और अल्फा हेलिक्स पढ़ाया था, लेकिन आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, एन अल्फा हेलिक्स कैन बी कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, नहीं,
एक ही पॉलीपेप्टाइड का जब फोल्डिंग होती है तो उससे क्या बनता है, अल्फा हेलिक्स। इसका मतलब ये वाले के बारे में इंफॉर्मेशन आपको थी, तो इसके बेसिस पे ये भी ऑप्शन क्या है आपका गलत है। तो 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए, तो चौथा ही आपका क्या है, सही है। मतलब बीटा जो टर्न है, मतलब जैसे आपने बीटा पीरियड शीट पढ़ा और अल्फा हेलिक्स पढ़ा, एक वैसे ही रेयर फॉर्म में पाया जाने वाला फॉर्म है टर्सरी स्ट्रक्चर का, जिसको क्या बीटा टर्न बोलते हैं, जिसमें बीटा बैरल, बीटा डोमेन्स और बीटा मोटिफ ये सब सारे आते हैं। तो उन बैरल में, मोटिफ में और डोमेन्स में ये सभी जनरली ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिन पे कि प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज नहीं हो पाती है, तो उनमें जनरली आपके प्रोलीन का कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। हालांकि बीटा टर्न के बारे में मैंने आपको क्लास में इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन ये 3 पॉइंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन था। तो अगर ये सही होता, मतलब सही जानकारी आपके पास होती, तो आप आसानी से इसको लगा पाते। सो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन कई लोगों का गलत भी हुआ है ना। यस सर, मेरा गलत है। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये तो समझना चाहिए था कि हाँ बीटा शीट जो है पहले और एंटी पहले दोनों में चलता है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। और पेप्टाइड जो, मतलब अल्फा जो हेलिक्स होती है वो सिर्फ एक पेप्टाइड की मिलके बनी होती है, मोर देन वन नहीं, तो ये तो गलत ही था। तो खैर एनीवे, द शुगर रेसिड्यूज ऑफ एमाइलोज आर, एमाइलोज का जो शुगर रेसिड्यूज है वो क्या है, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। बताइए मुझे, एमाइलोज किसका पार्ट है, स्टार्च का, सेलोज का या ग्लाइकोजन का? स्टार्च। स्टार्च का। स्टार्च का। स्टार्च। तो स्टार्च क्या है, स्टोरेज है या स्ट्रक्चरल है? स्टोरेज। सो स्टोरेज है, तो इसमें स्टोरेज। इसमें कैसा आएगा, अल्फा या बीटा? अल्फा। सिंपल, तो आपको अल्फा। रखना था अल्फा 1 और 4। 1 और 4 तो सब में होता है। प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे हो रही थी कि अल्फा होगा बीटा होगा, तो उसको आपने याद रखा कैसे, अमाइलोज स्टार्च का पार्ट है, अमाइलो पैक्टिन और अमाइलिन, अमाइलोज दो से मिलकर बनता है। और अमाइलोज जो है वो आपका, मतलब स्टार्च जो है वो कैसा है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में हमेशा अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में प्रोटीन क्या, मतलब पेप्टाइड्स, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या होगा, सही हो जाएगा। आखिरी सवाल है इस पेपर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ स्टार्च, यस, ये पार्ट सही है। स्टार्च के दो जो पार्ट हैं, एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज, उनमें से एमाइलोज जो होता है क्या है, वाटर सॉल्युबल है। और एमाइलोपेक्टिन जो होता है वाटर, मतलब अमाइलोपेक्टिन इज वाटर सॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ स्टार्च। ये दोनों ही यहाँ पे क्या है, स्टार्च के ही पार्ट है, दोनों ही वाटर, मतलब स्टार्च ही पूरा सॉल्युबल है, इसका मतलब दोनों ही पार्ट उसके क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। लॉजिक आपको लगाने की जरूरत थी नहीं। अमाइलोपेक्टिन फ्रैक्शन हैज बोथ अल्फा 1 and 4 एंड अल्फा 1 and 6 लिंकेज। एग्जैक्टली, आपने पढ़ा कि जब ये लीनियर होता है तो अल्फा 1 and 4 होगा, जहाँ कहीं पे ब्रांचिंग होगा वहाँ पे क्या होगा, अल्फा 1 6 होगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपके सही, इसका मतलब कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा, दैट इज नन ऑफ द अबव। कितने लोगों ने सही पर किया? मैंने एक रिसर्च पेपर में पढ़ा था उन्होंने, और एक बुक में भी लिखा हुआ था कि अमाइलोपेक्टिन इज एन वाटर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ स्टार्च, दैट्स व्हाई स्टार्च इज नॉट इजीली डिसॉल्वेबल इन वाटर। देखिए, उसकी सॉलिबिलिटी कम ये होती है। सर मैंने जो भी आपने स्टेटमेंट पढ़ा, वो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो ब्रांचिंग होती है, उन ब्रांचिंग होने की वजह से अमाइलोपेक्टिन का सॉलिबिलिटी अमाइलोज के कंपेरेटिवली कम होता है, बट ओवरऑल स्टार्च पूरा सॉल्युबल है। सॉल्युबल का मतलब अगर आप उसमें हल्का सा पानी को वार्म करते हैं, हीट मतलब वार्म का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छे तरीके से हो जाती है, इनसॉल्युबल नहीं है। अगर कोई भी कंपोनेंट या कोई भी कंपाउंड अगर पूरी तरीके से सॉल्युबल है, दैट मीन्स उसके जो भी रिमेनिंग कंपोनेंट होंगे वो भी सब क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी का जो रेशियो है वो अलग अलग है। अमाइलोपेक्टिन जो है वो लेस सॉल्युबल होता है, उसको उसी के सॉल्युबिलिटी कराने के लिए ही आपको कंडीशन देने पड़ते हैं, लाइक हीट देना पड़ता है या आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे ब्रांचिंग होती है। तो ब्रांचिंग वाले पॉइंट को हाइड्रोलाइज करने में एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ता है, बट पूरी तरीके से वो इनसॉल्युबल नहीं होता। सर वो तो फिर सॉलिबिलिटी अंडर प्रेशर हुआ ना, पर ये स्टेटमेंट जो अमाइलोपेक्टिन इज अ वाटर सॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ स्टार्च, आई डोंट थिंक दैट इट्स करेक्ट। मतलब इट इज सेड दैट अमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ स्टार्च, वो तो अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस वो सॉलिबिलिटी फेवर कर रहा है ना। इनसॉल्युबल का मतलब होता है कि आप कोई भी कंडीशन अप्लाई कर लो वो सॉल्युबल नहीं होगा। जो चीज़ इनसॉल्युबल है वो सॉल्युबल नहीं होगा। कंडीशन अप्लाई करने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने बहुत एडवर्स चीज़ें अप्लाई कर दी। स्टार्च के सॉल्युबिलिटी के लिए आपको बताया जाता है कि वाटर को, नॉर्मल वाटर को अगर आप वार्म कर देते हैं तो स्टार्च की सॉल्युबिलिटी उसमें आना शुरू हो जाती है, मतलब वो सॉल्युबल होना
शुरू हो जाता है। सो ऐसा नहीं है कि वो जो इनसॉल्युबल वाला पार्ट है, या पहली चीज़ तो ये कि स्टार्च इनसॉल्युबल नहीं है। स्टार्च इनसॉल्युबल कंपोनेंट नहीं है वाटर में, स्टार्च की सॉल्युबिलिटी वाटर में है। दैट्स वाई सभी लोग आसानी से उसको कंज्यूम कर रहे हैं। आपकी बॉडी में कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं जाता है। आपकी बॉडी का टेम्पर हीट की बात इसलिए की जाती है कि रूम टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस मानी जाती है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, और वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि स्टार्च आपका इनसॉल्युबल है, और ये जो एमाइलोपेक्टिन का पार्ट है वो इनसॉल्युबल पार्ट नहीं है। डेफिनेटली उसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हो पाती है। इनसॉल्युबल का मतलब ये हो गया कि कुछ भी आप देर ऐसा कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किया है, क्या इस कंडीशन पे होगा या नहीं होगा, स्पेसिफाई नहीं किया है। तो उस वजह से अमाइलोपेक्टिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आपका वो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, वो भी एक तरीके का सॉल्युबल ही पार्ट है। डेफिनेटली उसका जो सॉल्युबिलिटी का परसेंटेज है या रेट कह सकती हैं वो थोड़ा थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो इनसॉल्युबल है। तो सर अगर यहाँ पे अगर एक ऑप्शन हम यही रख दे कि अमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ स्टार्च, तो फिर ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? अच्छा, मतलब अगर एक यहाँ पे क्या रख देते हैं, अमाइलोपेक्टिन इज, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ स्टार्च। सो ऐसे क्यों रखेंगे ऑप्शंस को जो कि आपके स्टेटमेंट नहीं में, मतलब अगर बाय चांस अगर ऐसा आ गया नहीं ऐसे तो। स्टेटमेंट देखिए, जो भी ऑप्शंस में आपको दिए जाते हैं ना, उन ऑप्शंस का आपस में कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। जो पेपर जब डिजाइन किए जाते हैं तो ऑप्शंस जो दिए जाते हैं वो ऑप्शंस जो होंगे उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हाँ उसका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को ही कंट्राडिक्ट करे। ऐसा अगर होगा तो फिर वो क्वेश्चन से रॉन्ग माना जाएगा। और कई बारी आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे कमिटी बहुत सारे ऑप्शंस डाल देती है जो कि उस पूरे कॉन्सेप्ट को ही गलत तरीके से प्रूव कर रहा होता है। तो बाद में अल्टीमेटली कमिटी उस क्वेश्चन को या तो डिलीट कर देती है या तो उसके लिए सारे नंबर सबको कॉमन नंबर दे देती है। ठीक है, ओके। चलिए। सो फाइनली ये पेपर का डिस्कशन यहीं पे फिनिश होता है, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि न्यूमेरिकल वाले जो पोर्शंस हैं शायद आपके क्वेश्चंस गलत हुए होंगे। मुझे अभी एग्जैक्टली सबका याद नहीं कि हाँ किसका सही किसका गलत है, लेकिन आप लोगों का उसका अप्रोच मालूम चला और आप लोगों ने उसको समझा तरीके से कि कैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का न्यूमेरिकल आप लगा पाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट कैसे आप निकाल पाएंगे, या किसी भी पेप्टाइड का या किसी भी पॉलीसेकेराइड्स का कैसे आप उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, डिहाइड्रेशन में कितना आपको क्या करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड या नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने निकलते हैं। ये सारे जो न्यूमेरिकल पोर्शंस आते हैं प्रोटीन पॉलीमर को लेकर के, उनका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्डअप हो चुका है। तो अगर ऐसे टाइप के प्रॉब्लम आएंगे सो आई होप कि आप आसानी से उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे। इस लेवल के क्वेश्चंस को अगर आप इजी समझ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। ये क्वेश्चंस इजी नहीं है, आप ट्राई, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप 1.5 से 2 महीने बाद ये पेपर को फिर से सॉल्व करना, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये पेपर टफ है या ईजी है। ठीक है, सो ठीक है, आप सभी लोगों के परफॉर्मेंस से मुझे बेहद खुशी है, बट मैं उन लोगों को ज़रूर बोलना चाहूँगा जो लोग कंटिन्यूसली टेस्ट में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, आप किसी भी कारण से टेस्ट को छोड़िए नहीं। आप कोशिश कीजिए कि टेस्ट में आप दीजिए, भले ही आपकी परफॉर्मेंस खराब आती है कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर आप उसको टेस्ट को टेस्ट के तरीके से देंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है और आप कितना बेहतर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक सर है, हाँ जी। सर मेरी तरफ से सर आप एक बार मतलब कनेक्शन वगैरह देख सकते हैं। मुझे क्लास लेने में बहुत दिक्कत होती है, प्रॉपर मतलब स्क्रीन शो नहीं होता। आज भी केवल बस ऑडियो ही चला है, आपका स्क्रीन शो नहीं हुआ है। रिकॉर्डेड क्लास लेनी पड़ती है मतलब नेक्स्ट टाइम पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए बताइए। जैसे एक बार हो सकता है कनेक्टिविटी में शायद मेरी में दिक्कत होती है, वो मतलब सबकी चलती है, बस मेरी